नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अध्याय 4 सारणिक के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले के भाग के व्याख्यानों में हमने सारणिकों के प्रसरण और उनका अनुप्रयोग निर्देशांक ज्यामिति में समझा था। हमने किसी आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना सीखा था तथा किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम भी समझा था। पिछले भाग में बच्चों हमने किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा तथा उससे संबंधित प्रमेय को भी जाना था और हमने बीजीय समीकरण की सहायता से भी व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा था। तो बच्चों, मुझे आशा है कि पिछले भाग के व्याख्यानों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और उनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के भाग की ओर, यानी अंतिम भाग में, और देखते हैं आज शिक्षण के बिंदु क्या हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम है बच्चों पुनरावलोकन, जिसमें कि हम जो आपको पढ़ा चुके हैं पहले, हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण निकाय क्या है और रैखिक समीकरण निकाय की संगतता की जांच करेंगे, अर्थात कि कोई भी रैखिक समीकरण निकाय यदि आपको दिया है वह संगत है अथवा असंगत है। इसके बाद हम आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात करेंगे और अंत में ग्रह कार्य। तो चलिए आगे देखते हैं, पुनरावलोकन से प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपको पिछले भाग में हम बता चुके हैं कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। तो बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यदि किसी आव्यूह का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात वह शून्य ना हो, तब हम उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। और यदि किसी आव्यूह का सारणिक इक्वल टू 0 हो, अर्थात शून्य के बराबर हो, तब हम उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं और हमने एक प्रमेय को भी समझा था कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अर्थात कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है तो वह व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है और इसका विलोम भी सत्य होता है। अर्थात यदि कोई आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अतः यह स्टेटमेंट दोनों प्रकार से सत्य होती है और हमने पिछले भाग में इसको सिद्ध भी किया था। इसके बाद हमने बच्चों वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सूत्र भी जाना था। ए इनवर्स या ए व्युत्क्रम बराबर होता है 1 सारणिक ए बराबर इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यानी कि इस आव्यूह ए का सहखंडज। तो बच्चों, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या ज्ञात करते हैं? किसी भी आव्यूह का सारणिक और फिर उसका सहखंडज ज्ञात करते हैं और इसको इस सूत्र में रख देते हैं, तो हमारा ए का व्युत्क्रम या ए इनवर्स आ जाता है। अब देखते हैं संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण निकाय क्या होते हैं। तो पहले संगत समीकरण निकाय। तो बच्चों, यदि समीकरण निकाय का कम से कम एक हल विद्यमान है तो समीकरण निकाय संगत कहलाता है। अब बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कम से कम एक हल, यानी कि इसमें दो स्थितियां बनेंगी, यानी कि इसमें एक अद्वितीय हल, यदि किसी समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो भी वह संगत होगा, तथा अनंत हल। तो बच्चों, दोनों ही स्थिति में, अर्थात एक अद्वितीय हल तथा अनंत हल, दोनों ही स्थिति में हम समीकरण निकाय को संगत समीकरण निकाय कहते हैं। और असंगत समीकरण निकाय में यदि समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं है, अर्थात अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 3
चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय हमने लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हम ये मानते हैं, हमने इसमें एक आव्यूह a माना है जो कि बच्चों आप देख रहे हैं, यह एक वर्ग आव्यूह है जिसके की अवयव x, y व z के गुणांक है। जैसे आप देख रहे हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। ठीक है बच्चों, और x जो है ये x एक स्तंभ आव्यूह है जिसके अवयव क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं जैसे ये चरांक x, y और z है। और b भी एक स्तंभ आव्यूह है जिसके अवयव क्या है, अचर पद d1, d2 व d3 है। तो हम इस प्रकार से हमने a, x और b आव्यूह को मान लिया है। तब हम इस रैखिक समीकरण निकाय को हम इस प्रकार से बच्चों लिख सकते हैं ax बराबर b। ये हमने इसको आव्यूह रूप में लिखा है, जैसे ax बराबर b, जहां a यह आव्यूह है, x ये आव्यूह है और b ये वाला आव्यूह है। तो ये कौन सी, ये किस रूप में लिखा है बच्चों हमने इस रैखिक समीकरण निकाय को, आव्यूह रूप में। तो अब इसके आगे देखते हैं। अब हम बच्चों रैखिक समीकरण निकाय की हल की प्रकृति को जानेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पे रैखिक समीकरण निकाय दिया था और ax बराबर b हमने निकाला था, तो हम इसको वहीं से शुरू करते हैं। हम आव्यूह रूप में हमने इस रैखिक समीकरण निकाय को लिख दिया है ax बराबर b। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि हल की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, अर्थात हमें यह देखना है कि इसका संगत हल होगा अथवा असंगत हल होगा, और यदि संगत होता है तो किस प्रकार का होगा, अद्वितीय हल होगा अथवा अनेक हल होगा, और असंगत होगा तो आप जानते हैं कोई हल नहीं होगा। तो हम इसको देखते हैं। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट की सहायता से बताऊंगी। तो बच्चों यदि आपको ax बराबर b एक हमने आव्यूह रूप में एक रैखिक समीकरण निकाय को लिख लिया है, तो सर्वप्रथम आप सारणिक A ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सारणिक A ज्ञात करेंगे तो आपको दो स्थितियां प्राप्त होंगी बच्चों। क्या होंगी, पहली होगी सारणिक A या तो शून्य नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी होगी सारणिक A शून्य होगा। तो पहले हम इस स्थिति पे चर्चा करते हैं। तो सारणिक A नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात आप जानते हैं A कैसा आव्यूह होगा बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है। यह प्रमेय हम पहले के व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं। तो अतः A इनवर्स या A व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखिए क्या करते हैं, हम फिर से यही समीकरण लेके चलते हैं। ये वाला जो हमने यहाँ पे लिया था, क्या लिया था, ax बराबर b। ठीक है बच्चों, अब चूंकि A इनवर्स या A व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, A इनवर्स से इसमें पूर्व गुणन करेंगे। तो आप लिखेंगे A इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर। ठीक है बच्चों, पूर्व गुणन यानी प्री मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इनवर्स ax इज इक्वल टू A इनवर्स b। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा। अब आप देखिए इसमें हमने पूर्व गुणन क्यों किया है। पूर्व गुणन इसलिए किया है बच्चों, आप जानते हैं आपने जब आव्यूह में पढ़ा था, यदि हम दो आव्यूह लेते हैं A और B, और यदि हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है तो उसके लिए कंडीशन है
कि आव्यूह ए की स्तंभों की संख्या आव्यूह बी की पंक्तियों के संख्या के समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसीलिए हमने यहाँ पे ए इनवर्स से पूर्व गुणन करा है, जिससे कि हम ए इनवर्स और बी का गुणनफल हो सके। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम सहचर्य गुणन द्वारा, सहचर्य गुणन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है बच्चों, अब आप ये भी जानते हैं कि ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई, यानी एक तत्समक आव्यूह होता है। तो हमने इसको लिख दिया आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और अब आप जानते हैं तत्समक आव्यूह से यदि हम किसी भी आव्यूह का गुणनफल करते हैं तो हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो आई एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आप बच्चों देख रहे हैं यह एक आव्यूह समीकरण मिल रहा है, आव्यूह समीकरण मिल रहा है जो इस समीकरण ए एक्स बराबर को अद्वितीय हल प्रदान करता है। यह समीकरण निकाय को अद्वितीय हल प्रदान करता है। और बच्चों ये क्यों करता है अद्वितीय हल? अद्वितीय हल क्यों करता है? क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी वर्ग आव्यूह का यदि व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है तो वह अद्वितीय होता है। अब चूंकि ए के किसी आव्यूह यानी ए इनवर्स का जो अस्तित्व है वह अद्वितीय है, अतः यह समीकरण निकाय को भी अद्वितीय हल प्रदान करेगा। बच्चों तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, कैसा हल है इसका, संगत हल है। बच्चों कैसा हल है, ये संगत हल है। ये हमें कैसा हल देता है, इसका संगत हल देता है, यानी समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। और इस विधि को हम बोलते हैं आव्यूह विधि। ये जो विधि बच्चों हम x बराबर ए इनवर्स बी से पढ़ते हैं, इसको हम आव्यूह विधि कहते हैं। अर्थात हम आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया। तो एक बार और देख लीजिए कि यदि किसी आव्यूह का सारणिक का जो मान है वो शून्य नहीं होगा तो रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। और हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसको x बराबर ए इनवर्स बी जो आव्यूह रूप है, आव्यूह विधि है, इससे ज्ञात करेंगे। और इस स्थिति में हम कहते हैं कि समीकरण निकाय संगत है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी स्थिति पे आते हैं। दूसरी स्थिति है ए का जो सारणिक है वो क्या है, शून्य है। अर्थात यहाँ पे ए क्या है, ए अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है बच्चों, लेकिन ए अव्युत्क्रमणीय है तो यहाँ पे हम ज्ञात ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हल संगत है असंगत है। इसके लिए हमें फिर से एक चीज ज्ञात करनी पड़ेगी। हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी कि ए के सहखंडज को हम आव्यूह बी से गुणा करेंगे और फिर हमें दो स्थिति मिलेंगी, दो स्थिति प्राप्त होंगी। कि पहली स्थिति होगी एडजॉइंट ए इंटू बी, ये बच्चों नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस स्थिति में इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, और इस समय हम इस समीकरण निकाय को क्या बोलेंगे, असंगत। समीकरण निकाय हमारा कैसा होगा, असंगत होगा। और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आता है बच्चों, तब आप ध्यान से सुनिएगा, तब हमें दोनों स्थिति हो सकती हैं। तब हमारा जो निकाय है वह संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। लेकिन यदि संगत होगा बच्चों
तब इसके अनंत हल होंगे। तब इसके अनंत हल होंगे। और यदि यह असंगत होगा तब इसका आप जानते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया। अब बच्चों लेकिन आपके इस अध्याय में हम उन्हीं रैखिक समीकरण निकायों के हल तक सीमित रहेंगे जिनका की हल कैसा है बच्चों, अद्वितीय हल है। जांच तो बच्चों आपको ये करनी है, जैसे मान लीजिए अगर सारणी के शून्य आ जाता है तो आगे आपको जांच करनी है, पर हल सिर्फ हमारे अध्याय में उन्हीं समीकरण निकायों का है जिनका की अद्वितीय हल है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा आपको हल करना है बच्चों। तो आव्यूह विधि अभी आपको मैंने बताई है, क्या बताई है, हमने आपको आव्यूह विधि बताई है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, लेकिन ये इसके पहले, ये तो आव्यूह विधि है, लेकिन इसके पहले अभी हम ये देखेंगे कि इस समीकरण निकाय का हल किस प्रकार का है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम सारणिक ए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आव्यूह लिख लेते हैं। जैसा आपको बताया था, ए आव्यूह क्या होता है, ए आव्यूह होता है जिसमें कि हम x, y और z के क्या लेते हैं बच्चों, गुणांक लेते हैं। तो उससे बनेगा, तो क्या आएगा 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। ठीक है बच्चों। और बी आव्यूह आप जानते हैं वो किससे बनता है, बी आव्यूह के अवयव होते हैं जो कि हमारे अचर पद हैं। अचर पद क्या है, 8 1 और 4। ठीक है, और एक्स आव्यूह भी एक स्तंभ आव्यूह होता है जो कि चरांकों से बनता है, यानी एक्स, वाई और z। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारणिक ए निकालेंगे। सारणिक ए निकालने के बाद ही हम आगे की स्थिति देख पाएंगे। तो सारणिक ए मैं यहाँ पे आपको R1 के सापेक्ष प्रसरण कर रही हूँ। ये हम बच्चों सारणिक निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसरण कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे आएगा 2 - 3 -2 और इसका हम निकालेंगे तो आएगा 2 2 = 4 -4 +3 और -6 -4। इसको हल करते हैं तो 3 × -1 +2 4 + 4 बच्चों हो जाएगा 8 +3 × -10, ये हमारा आएगा -3 +16 -30। ये हमको, इसको आप हल करेंगे तो ये बच्चों मिलेगा आपको -17। आप देख रहे हैं, अतः यहाँ पे जो सारणिक ए आया है वो क्या आया है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। अतः यहाँ पे क्या होगा, इसका अर्थ है कि ए व्युत्क्रमणीय है। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको कर दिया है। इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अब बच्चों जब अद्वितीय हल आ गया है तो इसका मतलब अब हम कौन सा समीकरण लेंगे, हम इस आव्यूह विधि से इसको निकालेंगे। x = a इनवर्स b से, किससे, x = a इनवर्स b से हम इसका हल ज्ञात करेंगे। अब देख रहे हैं आप, इसका हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमारा जो है ये x क्या होना चाहिए, तो हम इसमें पहले क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम पहले इनके
सहखंडज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कर देंगे, सहखंडज निकालने के लिए हम इसको A11 निकालेंगे। तो निकालते हैं बच्चों, A11 निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये हम सीख चुके हैं। तो 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 एक सम संख्या है, तो प्लस का निशान, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 2 1 = 2, -3 इंटू -1 कितना होगा बच्चों? 3। तो ये हमको देगा -1। इसके बाद A12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 2 3, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। और यहाँ पे इसका उपसारणिक निकालेंगे A12 अवयव का, तो आएगा 4 -4, और इसको हल करने पे आपको मिलेगा -8। इसके बाद A13, 1 + 3 क्या होता है बच्चों? 1 + 3 4, 4 एक सम संख्या है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे हम फिर इसका उपसारणिक लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? -6 -4, यानी कि -10। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालते हैं A21 यानी इसका। तो A21 निकालने के लिए 2 + 1 क्या होता है? 3। 3 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। माइनस, बच्चों एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला और एक बार, वैसे आप पढ़ चुके हैं फिर भी बता देती हूँ। Aij हमने पढ़ा था, -1 की पावर I + j इंटू Mij, जहाँ Mij ijवे अवयव का उपसारणिक है। ये आप पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी मैंने आपको बता दिया। 2 + 1 क्या होता है बच्चों? 3। 3 एक विषम संख्या है, तो माइनस का निशान लगाएंगे। और फिर हम इसका निकालेंगे उपसारणिक, तो आएगा -4 -9, और इसको आप हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा -5। इसी तरह हम A22 ज्ञात करेंगे। तो 2 + 2 4, एक सम संख्या है, तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का निशान, और इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6 -12, और यह आ जाएगा -6। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे A23। 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 करने के बाद आपको 5 एक विषम संख्या है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा -9 -8, और इसको अगर आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं आपको आगे का बता देती हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम निकालेंगे A31। A31 निकालने के लिए फिर 3 + 1 4, 4 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे इसको आप निकालेंगे तो आएगा 2 - 3। 2 - 3 यानी ये क्या हो जाएगा? -1। A32 ये हमारा आएगा 3 + 2, फिर एक कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। और इसका भी हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो हमें मिलेगा -3 -6, और इसको हल करने पे आएगा 9। अब हम निकालेंगे A33। 3 + 3 एक सम संख्या है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। और इसका भी उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो 3, यहाँ पे इसका निकालेंगे बच्चों 3 -4, तो ये आपको क्या प्राप्त होगा? 7। ठीक है बच्चों, तो इसको आप उतार लीजिए और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखा हमने कि हमारा A11 बच्चों आया था -1, A12 हमारा था -8, A13 था -10, A21 -5, A22 -6, A23 था हमारा 1, A31 था हमारा
-1, A32 था 9 और A33 निकला था बच्चों हमारा ये 7। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये निकाला था। तो अब देखिए, अब हम क्या निकालना है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए बच्चों क्या होता है, हम इनको, इन जो पंक्तियां इनको स्तंभ के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पे आएगा बच्चों -1, -8 और यहाँ पे -10। इसके बाद -5, -6, 1, -1, 9 और 7। ये हमारा आ गया बच्चों सहखंडज अवयव। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम इसके पहले निकाल चुके हैं। हमारा जो सारणी के आया था बच्चों वो आया था -17। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का सूत्र आपको मालूम है, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हो जाएगा -1/17 और -1, -5, -1, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। ठीक है, तो ये आ गया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमने ये समीकरण अभी अवयव विधि का पढ़ा है, x बराबर A इनवर्स B। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें मान रख देंगे। x अवयव आपने पढ़ा था, क्या था, अभी आपको बताया था x, y, z। A इनवर्स हम निकाल चुके हैं। A इनवर्स हमने कितना निकाला है, -1/17, -1, -8, -10, -5, यहाँ बच्चों में माइनस है, -5, -6, 1, -1, 9, 7। और जो अवयव हमारा b था वो कैसे बना था बच्चों, वो हमारे अचर पदों को लेके बना था, वो है हमारे 8, 1, 4। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स और b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का अस्तित्व है गुणनफल का, क्यों, क्योंकि इसमें कितने स्तंभ है बच्चों, 3 स्तंभ है और b में हमारी 3 पंक्तियां हैं। तो हम इसका करेंगे -8, -5, -4, -64, -6 +36, इसके बाद -80 +1 +28। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x, y, z इज इक्वल टू -1/17। इसको आप हल करेंगे तो आएगा -17, यहाँ आपको मिलेगा -34 और यहाँ मिलेगा -51। अब चूंकि ये अवयव है तो ये जो बाहर संख्या है ये अंदर प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x, y, z। तो ये आपको मिलेगा 1, 2, 3। यहाँ पे हमने अंदर क्या करा है बच्चों, -1/17 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस प्रकार दोनों तरफ यदि आप तुलना करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 1, y बराबर मिलेगा 2 और z बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं, ये सवाल आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये परीक्षा में कभी कभी विस्तृत उत्तरीय में पूछे जाते हैं